नमस्कार, स्वागत है आप सबका दिन भर की तमाम बड़ी और अहम खबरों के साथ मैं हूं कवींद्र। शुरुआत हेडलाइंस से। अरुणाचल में 33 विधायकों ने चुना काले खोपरू को नया नेता। मुख्यमंत्री नबाम तुर्की की राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री से दखल की मांग। गुवाहाटी हाईकोर्ट ने 2 फरवरी तक लगाई सदन की कार्रवाई पर रोक। डीडीसीए घोटाले पर वित्त मंत्री अरुण जेटली का जवाब। अधिकारी को बचाने के लिए केजरीवाल ने लगाया झूठा आरोप। आम आदमी पार्टी ने की वित्त मंत्री के इस्तीफे की मांग। पश्चिम बंगाल के मालदा में 10 घंटे में 7 नवजात की मौत। परिवार वालों का अस्पताल पर इलाज में लापरवाही का आरोप। प्रशासन ने दिए जांच के आदेश। छात्रों के बीच पहुंचे गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई। छात्रों को दिया सफलता का मंत्र, कहा बड़े बदलाव के मुहाने पर भारत। 9 साल बाद अमेरिका के फेडरल रिजर्व ने की ब्याज दरों में बढ़ोतरी। भारत समेत दुनिया भर के बाजारों में तेजी। सरकार ने कहा नहीं होगा अर्थव्यवस्था पर असर। भाई देखते हैं पहली खबर। करीब 9 साल के बाद अमेरिकी केंद्रीय बैंक फेडरल रिजर्व ने ब्याज दरों में करीब 25 बेसिस पॉइंट्स की बढ़ोतरी का ऐलान किया और इस खबर का अमेरिकी बाजार पर तो अच्छा असर दिखा। नेस्डेक 1.5% और डाउ जोन्स 1.25% की बढ़त के साथ बंद हुए, लेकिन भारत पर इसका क्या असर होगा, इसको लेकर सरकार और अर्थशास्त्री एक मत नहीं दिखते। अमेरिका में ब्याज दरें बढ़ने के बावजूद सेंसेक्स और निफ्टी करीब 1.25% की बढ़त के साथ बंद हुए। हालांकि बाजार में कारोबार ज्यादातर समय एक सीमा के भीतर रहा और ये बढ़त अंत में आई। जानकारों के मुताबिक शेयर बाजार की बढ़त से विदेशी निवेशकों के रुख का अंदाजा लगाना जल्दबाजी होगी। इस बीच कुछ महत्वपूर्ण सूचक जैसे सोना 200 रुपए प्रति 10 ग्राम से ज्यादा गिरा और चांदी में भी प्रति किलो करीब 350 की गिरावट देखने को मिली। हालांकि सरकार ने भारत पर कोई बड़ा असर पड़ने से इनकार किया है। Really well cushioned on the macroeconomic side, so inflation is coming down. Our fiscal deficit situation is very good. External situation is also robust. The impact on India should be relatively minimal. Yeah. सरकार के इस बयान से कई कारोबारी पूरी तरह सहमत नहीं हैं। Since the hike is only 25 basis points, so there could be a very small rally, relief rally in our stock markets. Secondly, dollar would become costlier. ब्याज दर बढ़ने से भारत जैसी अर्थव्यवस्थाओं से डॉलर बाहर जाने की आशंका पैदा होती है, जिसका सीधा असर रुपए की कमजोरी और आगे जाकर महंगे आयात के रूप में दिख सकता है। Although I think other factors are even more important. I think, for example, the rebalancing in China away from importing commodities is having a bigger effect on emerging markets by far. It takes time for monetary policy actions to affect future economic outcomes. जेनेट येलेन के फेड प्रमुख बनते ही अमेरिका में कड़े आर्थिक कदमों की आशंका लगाई जा रही थी। इस बीच देश के विकास दर भी अनुमान से ज्यादा रही और बेरोजगारी में गिरावट आई, जिसने फेड को दरों में बढ़ोतरी का एक कारण दे दिया। अगर वैश्विक स्तर पर देखा जाए तो यूरोप के कई देशों की अर्थव्यवस्थाएं डगमगाई हैं। मध्य पूर्वी देश आतंकी और राजनीतिक हलचलों का सामना कर रहा है। अफ्रीका से मांग की उम्मीद लगाना ठीक नहीं होगा। चीन ने उत्पादन के स्तर को बरकरार रखने के लिए पिछले साल नवंबर से लेकर ब्याज दरों में 6 बार कटौती की है। यूक्रेन विवाद को लेकर रूस और अमेरिका के बीच चल रहे आर्थिक छद्म युद्ध का नतीजा है कि कच्चा तेल लगातार गिरावट के रिकॉर्ड बना रहा है। कुल मिलाकर कहें तो वैश्विक मांग में कमी आई है और ये भारत और दूसरी उभरती अर्थव्यवस्थाओं के लिए शुभ संकेत नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। तो इस बढ़ोतरी का असर भारत पर क्या होगा और इस बढ़ोतरी के मायने क्या है, इनकी संकेत क्या, समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ इस वक्त सलाहकार संपादक बिजनेस स्टैंडर्ड के शुभमन भट्टाचार्य हैं। शुभमन, स्वागत है आपका। सबसे पहले तो मैं कहूँ कि ये 9 साल के बाद जो इजाफा किया गया, बढ़ोतरी हुई है, क्या संकेत दे रहा है ये इंटरनेशनल इकोनॉमिक लिहाज से? अगर हम देखें कि पैसे का क्या कीमत बनता है, क्योंकि सबका वही जो एस्टिमेट देखना है, तो पैसे में कोई फ़र्क, दाम में, डॉलर की वैल्यू में कोई फ़र्क नहीं आया है। वो इसलिए क्योंकि अभी 25 बेसिस पॉइंट यूएस फेड ने आगे किया, उधर ईसीबी में यूरो का रेट -30 बेसिस पॉइंट चल रहा है। तो कुल मिलाकर देखें वो अभी भी 0 रेट ऑफ इंटरेस्ट पे बना हुआ है।
संकेत सिर्फ ये है कि आगे, यानी कि कितने आगे चलकर फेड अगला जो कदम उठाने की संकेत देते हैं, क्योंकि उन्होंने जीडीपी का जो रेट है अगले साल के लिए वो 2.6 के बजाय 2.4 में किया है, यानी कि वो ऑप्टिमिस्टिक हैं कि शायद और इकोनॉमी में और ज़्यादा जल्दी से सुधार आएगा। अगर वो चीज़ आए, वो सोचने वाली बात है कि उसका क्या इफेक्ट होगा। फिलहाल ये वाली जो है, इसका मुझे नहीं लगता है कि इससे भारतीय बाज़ारों पर बहुत जल्दी कोई नेगेटिव इफेक्ट आने वाला है। और कुछ जो अर्थशास्त्री हैं, इकोनॉमिस्ट हैं, वो ये इस तरह की आशंका दिखा रहे हैं आज कि इसके चलते जो एफडीआई उसमें कहीं कोई कमी भी हो सकती है, कुछ कंपनियां यहाँ से पैसा निकाल सकती हैं। आप इससे सहमत दिखते हैं? नहीं, मुझे इसलिए नहीं लगता, क्योंकि एफआईआई के लिए जो विड्रॉल इसलिए फ़ायदा होगा कि मतलब जो उनका आशंका है कि अगर यूएस में रिटर्न्स अच्छे मिल रहे हैं, लेकिन यूएस के रिटर्न्स जो अभी सिर्फ 25 बेसिस पॉइंट आगे बढ़ा है कंपेयर टू दैट, अभी भारत में जो रिटर्न्स की आशा है वो कहीं बेहतर है। और भारतीय अर्थव्यवस्था का पिछले बार जैसे अगर 2013 से अगर हम कंपेयर करें तो 2015 दिसंबर में भारतीय अर्थव्यवस्था का हालत कहीं बेहतर है। करंट अकाउंट डेफिसिट, इन्फ्लेशन और बाकी सारे मामलों में भारतीय अर्थव्यवस्था काफ़ी सुधार है, यानी कि काफ़ी स्टेबल कंडीशन में है। तो इस वक्त में मुझे नहीं लगता है कि कोई जिसे कहते हैं मास विड्रॉल एफआईआईज का भारतीय बाज़ारों से होने की आशंका है। और वैसे भी ये दिसंबर का महीना है, इनको जो पोजीशन लगाना था एंड ऑफ द ईयर, इस वक्त में मोरलेस पोजीशन लगा चुके हैं। जो आगे का अगले साल के लिए जनवरी में जाकर उनका जो रवैया होगा वो ज़्यादातर जैसे हमारे जीएसटी वगैरह, इन पर हम कितना खरे उतरते हैं उस पर डिपेंड करेगा। और कुछ लोग ये भी कह रहे हैं सुबह कि इससे एक्सपोर्ट जो कंपनियां उनको कुछ फ़ायदा हो सकता है, स्पेशली आईटी सेक्टर को लेकर। क्या वजह है इसकी? उसकी वजह यह है कि अगर थोड़ा भी रुपए का मूल्य में गिरावट और आए तो निश्चित ही जितना गिरावट आता है उससे उनको बेहतरी होती है कि वो उनका कम्पिटिटिवनेस बढ़ जाता है। तो आईटी क्षेत्र के कंपनीज को ठीक जिस तरह से अभी जैसे आपके रिपोर्ट में बताया जा रहा था कि इंपोर्ट्स में कॉस्टलियर हो सकते हैं क्योंकि रुपए का दाम कम होता है, उसी तरह से एक्सपोर्टर्स के लिए और आईटी एक्सपोर्टर्स के लिए वो बेहतर होता है। अब कौन कितना खींचते हैं वो डिपेंड करता है विश्व आर्थिक व्यवस्था के ऊपर इस वक्त में क्या स्थिति बना हुआ है। और जिस तरह से इंडिया की ग्रोथ रेट जो है करीब 7 के आसपास की जब बात हो रही है, और आपने कहा कि जो फेड ने वहाँ पर इकोनॉमिक वो है उसमें 2.3 की जगह 2.4 कर दिया गया है, क्या ये जो नंबर्स हैं, जो फिगर्स हैं, ये भी कुछ असर डालेंगे इकोनॉमी को लेकर, यानी कि जो बदलाव होता दिख रहा है, यानी कि जिसकी भविष्य की आशंका हो रही है, यानी कि भारत के ऊपर? जी अगेन मुझे नहीं लगता है कि इससे भारत को क्योंकि कोई जिसे कहते हैं एक शॉक, उसका कोई गुंजाइश मुझे नहीं लगता है। और आप देखेंगे मोरलेस सबका जो रिएक्शन है, अगर आप इस वक्त अगर किसी अर्थशास्त्री से पूछे, किसी बाजार में जिन्होंने पोजीशन लगाए हुए हैं उनसे अगर पूछे, तो मोटा मोटी सबका पोजीशन वही रहेगा जो पहले वो अपना पोजीशन बना चुके हैं उसके अनुरूप। यानी कि जिन्होंने एक्सपेक्ट किया है कि रुपए का मूल्य में घाटा आएगा और वो अकॉर्डिंगली पोजीशन ले चुके हैं, तो उनका एक्सपेक्टेशन रहेगा कि भैया और थोड़ा हो जाए, मेरा बेनिफिट होता है। तो बट कुल मिलाकर मुझे नहीं लगता है कि सितंबर में जब पहली बारी ये अटकलें चली कि यूएस फेड रेट हाइक करेंगे और अब में बहुत ज़्यादा कुछ फ़र्क आया है। इनफैक्ट अगर देखा जाए तो भारतीय अर्थव्यवस्था में जो नंबर्स हैं, आईआईपी नंबर्स जो हैं, वो काफ़ी इम्प्रूव हुए हैं। तो सब कुछ मिलाकर मुझे नहीं लगता है कि इस वक्त में भारतीय अर्थव्यवस्था में कोई नेगेटिव असर आने का चांसेस है। और 9 साल के बाद इस हाइक का वहाँ की इकनॉमी में किस तरह का असर देखते हैं? क्या जो संकेत हैं, यानी कि तेज़ी के साथ रिकवरी, वो फैक्टर हैं? ऑयल का जो मैं कहूँ कि मार्केट इस वक्त है वो बड़ा फैक्टर है, या कुछ दूसरे कारण आप देखते हैं? हाँ, अगर आप ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है कि अगर आप देखें उससे 2008 में और 2015 में अगर उनके जितने सारे इंडिकेटर्स देखें तो ये इंडिकेटर्स काफ़ी हद तक मिले हुए हुए हैं। जैसे पर कैपिटा इनकम वो जितना उतरा था वो वापस पहुंच के करीब ऑलमोस्ट 55,000 के डॉलर के हिसाब पे पहुंच गया है। सिमिलरली अगर आप देखें जैसे अनएम्प्लॉयमेंट रेट, उस वक्त में वो 10% -10% चला था, अभी -9 पे है, तो मतलब 9% अनएम्प्लॉयमेंट रेट, यानी कि बहुत सारे आंकड़े जो हैं उनके काफ़ी सिमिलर हो चुके हैं।
एक चीज़ जिसमें फ़र्क है वो है क्रेडिट कार्ड डेट लोगों का। वो उस वक्त में जितना क्रेडिट कार्ड डेट पूरा अमेरिकन इकोनॉमी में था, करीब 2.6 ट्रिलियन डॉलर, वो अभी बढ़ के ऑलमोस्ट 3.4 ट्रिलियन डॉलर हो चुका है। यानी कि अमेरिका में जो हाउस होल्ड है उनका जो डेट लेवल है वो फिर से बढ़ चुका है। और वो इसलिए भी बढ़ चुका है क्योंकि बहुत सारे लोगों ने डेट लिए हैं, क्योंकि टाइट सिचुएशन था तो उसको लेने के लिए। तो वो एक इंटरेस्टिंग चीज़ है कि ये अभी जो इंटरेस्ट रेट बढ़ा, स्लाइट जो बढ़ा है, इससे उन पर क्या असर होगा। तो मैं बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरे मसले को हमारे सामने रखने और उसके तमाम तकनीकी पहलुओं को, इसके इम्पैक्ट को समझाने के लिए। तो ये थी हमारी पहली खबर। छोटा सा ब्रेक के उस पार दिन भर की दूसरी बड़ी खबर। वायु प्रदूषण पर कोशिश जारी, बंद होगी पुरानी डीजल गाड़ी, दिल्ली में लागू कड़े नियम, क्या है अब अगली तैयारी? देखिए विशेष पहिए पर लगाम, शाम 7:30 बजे। अरुणाचल प्रदेश में राजनीतिक संकट और गहरा गया है। कांग्रेस की अपील पर गुवाहाटी हाई कोर्ट ने 2 फरवरी तक के लिए अरुणाचल विधानसभा की कार्यवाही पर रोक लगा दी है। इससे पहले नाटकीय अंदाज में होटल में हुई विधानसभा की बैठक में नबाम तुकी की अगुवाई वाली सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव मंजूर कर लिया गया। इसके साथ ही कांग्रेस के 20 बागी विधायकों समेत 33 विधायकों ने काले खोपुल को नया मुख्यमंत्री चुन लिया। नबाम तुकी ने राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखकर इस पूरे मसले पर दखल की मांग की है। विधानसभा परिसर की बजाय अरुणाचल में लगातार दूसरे दिन विधानसभा की बैठक ईटानगर के एक होटल में हुई। नाटकीय अंदाज में मौजूदा मुख्यमंत्री नबाम तुकी की अगुवाई वाली सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश किया गया। इसे बीजेपी के 11 और 2 निर्दलीय विधायकों ने पेश किया। बाद में कांग्रेस की मौजूदा सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव को मंजूर कर लिया गया। इससे आगे बढ़ते हुए 33 विधायकों ने कांग्रेस के बागी विधायक कलिखो पुल को राज्य का नया मुख्यमंत्री चुन लिया। इनमें कांग्रेस के 20 बागी विधायक, बीजेपी के 11 और 2 निर्दलीय विधायक शामिल हैं। इस पूरी प्रक्रिया का नबाम तुकी और उनके 26 विधायकों ने बहिष्कार किया। तुकी ने पूरी प्रक्रिया को अवैध और असंवैधानिक करार दिया है। उन्होंने राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखकर हस्तक्षेप करने की मांग की है। तुकी ने लिखा है कि संविधान के अनुच्छेद 174 के मुताबिक राज्यपाल सिर्फ मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही विधानसभा का सत्र बुला सकते हैं। इसके विपरीत राज्यपाल ने खुद ही सत्र बुलाने का आदेश जारी कर दिया, जो कि असंवैधानिक है। इससे पहले बुधवार को विधानसभा परिसर सील होने के बाद सदन की बैठक सामुदायिक भवन में हुई थी। इसमें मौजूदा स्पीकर नबाम रेबिया को हटाने से जुड़े प्रस्ताव को ध्वनि मत से पारित कर दिया गया था। पारित प्रस्ताव पर 33 विधायकों ने हस्ताक्षर किए थे। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और इस वक्त हमारे साथ अरुणाचल प्रदेश से तामियो तागा, जो कि बीजेपी एमएलए हैं और लीडर हैं पोजीशन में असेंबली में, वो फोन लाइन पर हैं। तागा साहब, ये बताएं कि जो कार्रवाई ये पूरी हुई है और नया नेता, नया मुख्यमंत्री का ऐलान, वो भी विधानसभा यानी कि उससे बाहर, शायद अपने आप इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है। हाँ, अरुणाचल में ये माने आउट ऑफ द असेंबली हॉल पहली बार हो रहा है। और पहली बार गवर्नमेंट ने, जो गवर्नमेंट रूलिंग पार्टी है, असेंबली प्रीमिसेस को सील किया है, किसी को आने नहीं दिया है। तागा साहब, लंबे समय से राजनीति में है, लेकिन ये पहली बार है कि जब गवर्नर किसी विधानसभा के सत्र को बुला रहे हैं और वहां पर आप लोग उससे बाहर बैठक कर वहां पर एक नया नेता, एक नया मुख्यमंत्री का चयन हो रहा है। क्या ये कहा जाए, जो कांग्रेस के आरोप हैं, कि आप लोग खुले तौर पर वहां पर पार्टियों को तोड़कर सत्ता पर काबिज होना चाहते हैं? नहीं, ये तो गलत है, क्योंकि जो बनने वाला है वो भी तो कांग्रेस से बन रहा है। कांग्रेस का ही स्प्लिंटर ग्रुप है। तो हम लोग तो पहले से कांग्रेस ये अगेंस्ट है। कांग्रेस पार्टी जो नबाम तुकी का मिस रूल, मिस गवर्नमेंट से हम लोग तो पहले से अगेंस्ट है। जो नया नेता कांग्रेस में निकला है उसको तो हम लोग सपोर्ट देगा ही नेचुरली।
हम लोग से सपोर्ट मांगा है। आप लोग तो यही कर रहे हैं ना, यही तो आरोप है आपकी पार्टी पर और आप लोगों पर कि आप कांग्रेस के आदमियों को लालच देकर, उन्हें तोड़कर, मुख्यमंत्री और दूसरे मंत्री पद का लालच देकर आप सत्ता पर काबिज होना चाह रहे हैं। नहीं, हम यहाँ ओपोजिशन है, हमारा ओनली 11 MLA है। हम लोग का ऊपर जो डिसीडेंट लीडर है वो उनका ही नजर है। हम लोग तो ये मिनिस्टर चीफ मिनिस्टर होने वाला नहीं है। हम लोग क्या ये करेगा, लालच देगा। जब डिप्टी स्पीकर के खिलाफ पहले नोटिस आया, उसके बाद स्पीकर के खिलाफ, और ऐसे में पहले स्पीकर के खिलाफ नोटिस पर चर्चा कर उन्हें आप लोगों ने बाहर कर दिया, यानी कि पद से हटा दिया। इसके बाद मुख्यमंत्री को बदल दिया, नए मुख्यमंत्री का ऐलान, और वो भी सब कुछ विधानसभा के बाहर। हाँ, विधानसभा में आना, ये हम लोग जब ट्राई किया और विधानसभा में तो हम लोग गया था, लेकिन हम लोग को वहाँ आने नहीं दिया। तो हम लोग 1 घंटा आधा उधर खड़ा होने के बाद बाहर गया। तो विधानसभा तो जहाँ प्रिसाइडिंग ऑफिसर डिसाइड करेगा वहाँ भी हो सकता है। एग्जैक्टली जहाँ विधानसभा है वहाँ जरूर होना है, ये भी शायद कानून में ये स्ट्रिक्ट नहीं है। नहीं, आप सही कह रहे हैं कि कानून में ये नहीं कि कहीं भी बुलाया जा सकता, बिल्कुल, लेकिन ये तो संविधान में, तागा साहब, लेकिन ये तो संविधान में साफ लिखा हुआ है ना कि जब तक चुनी हुई सरकार, उसकी कैबिनेट प्रस्तावित नहीं करती, उससे पहले राज्यपाल या गवर्नर वहां पर सत्र को नहीं बुला सकते। ये साफ दिया गया है संविधान में। तो उसके बाद उसमें आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं, यानी साफ तौर पर आप लोग जो आरोप हैं उसमें कहीं दम दिखता है कांग्रेस के। वो राज्यपाल ये नॉर्मल ये सेशन को तो अपना बुलाने नहीं सकता है, वो भी है। लेकिन ये एक सिचुएशन है कि जहां हम लोग ने स्पीकर को इम्पीचमेंट मोशन नोटिस दिया है, तो इस स्पीकर को इम्पीचमेंट नोटिस तो 14 डेज का होता है। तो 14 डेज का बाद राज्यपाल को एज पर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का वो आर्टिकल 181 का हिसाब से वो उसमें जो नोटिस होने के बाद स्पीकर जो है वो तो प्रिसाइड ओवर नहीं कर सकता, और वो असेंबली का जो। तगा साहब, आपसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपने कई तमाम आर्टिकल्स का हवाला दिया, लेकिन भारतीय इतिहास में, राजनीति में शायद ये पहली बार दिख रहा है कि जब एक चुनी हुई सरकार के बिना अनुमोदन से एक सत्र को बुलाया गया और वहां पर विधानसभा से बाहर एक नए मुख्यमंत्री को चुना जाता है और उसके पक्ष में एक बड़ा घटक टूटकर कांग्रेस का भी शामिल होता है। बहुत शुक्रिया आपका। उधर संसद के दोनों ही सदनों में कांग्रेस ने अरुणाचल प्रदेश में हो रहे इस राजनीतिक हलचल पर विरोध दर्ज कराया। राज्यसभा में कांग्रेस ने अरुणाचल के राज्यपाल JP राजखोआ के मसले पर तत्काल चर्चा की मांग की। पार्टी ने राज्यपाल और डिप्टी स्पीकर के कामकाज के तरीके का विरोध करते हुए इसे गैर संवैधानिक बताया। हालांकि उपसभापति PJ कुरियन ने तत्काल चर्चा की मांग को खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि इस पर सभापति ही फैसला करेंगे। लगातार तीसरे दिन राज्यसभा में अरुणाचल में चल रहे राजनीतिक उठापटक को लेकर गतिरोध रहा। कांग्रेस ने नियम 167 के तहत अरुणाचल के राज्यपाल JP राजखोआ के कामकाज पर चर्चा की मांग की। नेता विपक्ष गुलाम नबी आजाद ने विधानसभा भवन के बाहर सदन की कार्यवाही चलाने को लोकतंत्र की हत्या करार दिया। ये खतरे की घंटी एक स्टेट के लिए नहीं है, सभी रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज के लिए है कि विधानसभा अब किसी प्राइवेट घर में भी हो सकती है और उस प्राइवेट घर में डिप्टी स्पीकर को हटा सकता है। कांग्रेस को लेफ्ट और जेडीयू का पुरजोर समर्थन मिला। जेडीयू सांसद शरद यादव ने राज्यपाल पर अरुणाचल में संवैधानिक संकट पैदा करने का आरोप लगाया। What is happening is absolutely anti-democratic. That is something we have to give our opinion that we cannot accept it. कि एक चुनी हुई सरकार को एक गवर्नर बैठ करके, और गवर्नर कौन है? सरकार को जो है वो इस पे इधर उधर की बात नहीं करना चाहिए। ऐसे मामलों में तत्काल आपको कार्रवाई करना चाहिए।
विपक्ष के आरोपों का जवाब देते हुए संसदीय कार्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि किसी विधानसभा के बारे में सदन में चर्चा नहीं हो सकती है। असेंबलीज की एक्टिविटीज पर किसी भी रूप में हम यहाँ चर्चा नहीं कर सकते। विपक्ष की तत्काल चर्चा की मांग को खारिज करते हुए उपसभापति पीजे कुरियन ने कहा कि इस मसले पर सभापति फैसला करेंगे। दिस इज अ सब्स्टैंटिव मोशन टू डिस्कस द कॉन्डक्ट ऑफ द गवर्नर एंड this is being examined by the honorable chairman and the chairman will take a decision whether it to be discussed or not. इस मसले पर प्रश्नकाल के दौरान सदन की कार्यवाही 2 बार स्थगित करनी पड़ी। House is adjourned till 2 p.m. दोपहर 2 बजे कार्यवाही शुरू होने पर भी इस मसले पर गतिरोध बरकरार रहा। इसके बाद सदन की कार्यवाही 3 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। House is adjourned up to 3 p.m. 3 बजे कार्यवाही शुरू होने पर कांग्रेस के उपनेता आनंद शर्मा ने अरुणाचल में हो रही हलचल के लिए केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहराया। गतिरोध रुकता ना देख उपसभापति ने सदन की कार्यवाही शुक्रवार 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। House stands adjourned till 11 a.m. on Friday, the 18th December 2015. कृति मिश्रा, राज्यसभा टीवी। डीडीसीए से जुड़े आम आदमी पार्टी के आरोपों पर वित्त मंत्री ने आज जवाब दिया। केंद्र सरकार और डीडीसीए ने भी इन आरोपों को बेबुनियाद बताया है। उधर कांग्रेस ने जेपीसी गठन की मांग दोहराई है। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने आम आदमी पार्टी के आरोपों को निराधार बताया है। उन्होंने कहा कि डीडीसीए विवाद के जरिए असली मुद्दे को भटकाने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने ये भी कहा कि मुख्यमंत्री केजरीवाल अपने करीबी अधिकारी को बचा रहे हैं। भ्रष्टाचार के साथ खड़े हुए जब रंगे हाथों पकड़े गए हैं तो केवल एक चारा है कि लोगों का ध्यान दूसरी तरफ आकर्षित करते हैं, और यही कारण है कि शायद मेरा नाम बार बार वो लेते हैं। डीडीसीए ने भी आम आदमी पार्टी के आरोपों को खारिज कर दिया है। उपाध्यक्ष चेतन चौहान ने कहा कि पैसे के लेन देन में कोई अनियमितता नहीं बरती गई है। कुछ भी छुपा हुआ नहीं है और कुछ भी छुपाना भी नहीं चाहते हैं। ये जो कॉन्ट्रैक्ट था ये सिविल वर्क का था, यानी सिर्फ ढांचा है। अब ढांचे में खाली स्टेडियम नहीं बन जाता है, ढांचे के अलावा फिर बहुत सारी नई चीज़ें उसके अंदर और जुड़ती हैं, और ये सब जब हम मिलाते हैं तो टोटल जो है वो 114 करोड़ रुपया बना है। इससे पहले आम आदमी पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आरोप लगाया कि सीबीआई छापेमारी करवाकर डीडीसीए जांच से जुड़ी फाइलों को खंगाला गया है। जब मुख्यमंत्री जी इस पर कमीशन ऑफ इंक्वायरी बिठाने बैठे तो उनके दफ्तर पर रेड कर दी गई और रेड कर डीडीसीए की फाइलें की छानबीन करी गई, जिसमें तमाम तथ्य और आगे क्या कदम मुख्यमंत्री जी उठाना जाने वाले थे वो सब चीजें लिखी हुई। कांग्रेस ने मामले की जांच के लिए जेपीसी के गठन की बात दोहराई है। जेपीसी की जो मांग है कांग्रेस की, वो बिल्कुल सही है। इस तरह के झूठे किस्से कहानियों के आधार पर जेपीसी नहीं बनती, जेपीसी नहीं बनेगी। इस्तीफे का सवाल पैदा नहीं होता, इस्तीफा कतई नहीं होगा। उधर सीबीआई ने लगातार तीसरे दिन भी प्रधान सचिव राजेंद्र कुमार से पूछताछ की। अनु दीवान, राज्यसभा टीवी। पश्चिम बंगाल के मालदा में पिछले 10 घंटों में 7 नवजात शिशुओं की मौत से हड़कंप मच गया। बच्चों के परिजनों ने इलाज में लापरवाही का आरोप लगाया। वहीं अस्पताल प्रशासन ने मामले की जांच की बात कही है। गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई ने आज दिल्ली यूनिवर्सिटी में छात्रों से मुलाकात की है। पिचाई ने छात्रों के साथ अपने अनुभव शेयर किए। उन्होंने कहा कि भारत में बदलाव की संभावनाएं बहुत अधिक हैं। गुरुवार को गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स में छात्रों से रूबरू हुए। इस दौरान उन्होंने कई सवालों के जवाब भी दिए। उन्होंने बताया कि भारत एक बड़े बदलाव के मुहाने पर है। There are probably a set of structural reasons why it hasn't fully happened yet, but those barriers are slowly going away. पिछले साल अगस्त में गूगल का सीईओ बनने के बाद पिचाई पहली बार 2 दिनों के लिए भारत आए। उन्होंने बताया कि जल्द ही भारत एंड्रॉयड यूजर्स के मामले में अमेरिका को पछाड़ देगा। उन्होंने ये भी कहा कि क्रिकेट के लाइव स्कोर और वीडियो अपडेट्स भी गूगल उपलब्ध कराएगा। इससे पहले बुधवार को पिचाई ने भारत के लिए कई घोषणाएं भी की थी, जिसमें अगले साल तक भारत के 100 रेलवे स्टेशनों पर इंटरनेट सुविधा उपलब्ध कराने, हैदराबाद में गूगल के नए कैंपस की शुरुआत करने, गांवों तक इंटरनेट की पहुंच बनाने और 20 लाख एंड्रॉयड डेवलपर्स को ट्रेनिंग देने की बातें शामिल थीं। गूगल भारत में प्रोजेक्ट लून भी शुरू करेगा, जिसके तहत गूगल बैलून के जरिए इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रोवाइड कराएगा। पिचाई ने गूगल की भविष्य की योजनाओं के बारे में भी बात की।
We'll be able to, in a learned way, build systems which automatically learn and do things. And that is, we already do it today. सुंदर पिचाई ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात की। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। तो इस बुलेटिन में भी इतना ही। नमस्कार।